अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप। जी जनाब, आज जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा काम सादा अल्फाज में अगर बताया जाए तो कोई भी प्रॉपर्टी जो हम खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी में कुछ बयाना अदा हो जाता है, जो इसके बाद बाकी रकम अदा होनी होती है, जो कि रकम महीने दो का टाइम होता है, और उसके बाद फिर कंप्लीट करके वो रकम अदा करके रजिस्ट्री करवाई जाती है। सेम इसी तरह का केस है कि एक पार्टी ने बयाना अदा किया। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें बयाना ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया है, और उसमें केस का खर्चा भी उस पार्टी को जिसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया था उसको अदा करने का हुक्म दिया है। तो तकरीबन 20 साल उसने केस लड़ा, जिसके बाद उसको ये केस का खर्चा भी अदा करने का और जुर्माना भी ज़ब्त हो गया। आखिर क्या वजूहात थी, क्योंकि ये केसेस जो हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं, और हर बंदा प्रॉपर्टी के केसेस में इन्वॉल्व होता है। लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो क्या आया ये गलतियां जो हैं दोहरानी चाहिए, लेकिन लोगों को मालूमात नॉलेज ना होने की वजह से वो बार बार ये रिपीटेड केसेस जो हैं, और भी बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये केस में मैं आप डिटेल बताऊंगा कि क्या इसमें गलतियां थी बेचने वाले की और ख़रीदने वाले की, जिसकी वजह से ये जो है 20 साल केस भी लड़ा और जो बयाना है वो भी ज़ब्त हुआ। चलिए शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये ख़रीदार ने जो जगह ख़रीदी थी वो 5 लाख और समथिंग की थी। 1997 के अंदर ये दाव उनका आपस में मुआहदा हुआ, जिसमें उसने 1.5 लाख रुपया मौके पे अदा किया, और बाकी रकम जो थी उन्होंने 1 माह के अंदर अदा करनी थी बेचने वाले ने, ख़रीदने वाले ने। जिसके बाद क्या होता है कि 1 माह गुजर जाता है, लेकिन जिस दिन डेट आती है उस दिन वो कहता है कि जी मेरे पास तो रकम नहीं है देने के लिए। फिर वो डीलर से रब्ता करता है और कि मुझे मज़ीद टाइम लेके दिया जाए, मैं पैसे पे करना चाहता हूँ। तो वो ज़ुबानी तौर पे डीलर ने उसको 2 माह का मज़ीद टाइम दे दिया और ले दिया। अब वो 2 महीने के बाद फिर भी रकम ना अदा कर सका, तो 1 माह का मज़ीद टाइम जो है उनमें मज़ीद एक्सटेंड हो गया। ये सारा कुछ ज़ुबानी हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि जो रकम होती है वो अदा ना होने की वजह से वो बीमार हो जाता है। जो आ, बेचने वाला है वो बीमार होता है और पैरालाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो उनकी रजिस्ट्री करवा के नहीं दे सकता था, और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है और रजिस्ट्री ना करवा सकता। अब क्या होता है कि जो ख़रीदने वाला 1.5 लाख उसने दिया होता है, वो जाके दावा करता है लीगल वारसान के ऊपर, जो कि ख़रीदार के लीगल वारिस होते हैं। क्या होता है कि केस चलना शुरू हो जाता है, और आ, केस का जी फैसला होता है। फैसले में जो रकम होती है वो अदा करने का हुक्म दिया जाता है आ, उसको जिसने ख़रीदा था कि आप इसके जो बाकी रकम है वो अदा करो। जो उनके वारसान को कहा जाता है कि आप इसको रजिस्ट्री करवा के दें। अब वो पार्टी कहती है जी कि अब 1997 में ख़रीदा था इसने, उस वक़्त तो रकम नहीं अदा की थी, तो लिहाजा जो है वो इस फैसले से नाखुश होते हुए उसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं। अब अपील के अंदर दोबारा जो फ़ैसला है फिर वो लीगल वारसान के हक़ में हो जाता है, और मतलब दोबारा से जो है वो कोर्ट जो कहती है कि जी लीगल वारसान को कि आप इसको रजिस्ट्री करवा के दें, और ये बाकी पैसे देने के लिए, क्योंकि वो बार बार ये कहता है जी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जिसकी वजह से उसे रजिस्ट्री का। और दोबारा फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट भी सेम फैसला करती है, और वो भी आ, उसके फेवर में करते हैं ख़रीदार के कि इसको आप रजिस्ट्री करवा के दें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। ये अपील सुप्रीम कोर्ट में 2017 में हुई, और 17 में जब अपील होती है तो उसमें क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये रकम 1 माह का टाइम था जिसके अंदर अंदर इसने अदा करनी थी।
جس کے بعد 2 ماہ کا اس نے مزید ٹائم لیا ڈیلر کے تھرو، اور پھر 2 ماہ میں رقم نہیں ادا کر سکا، پھر 1 ماہ کا ٹائم ملا۔ اب جیسا کہ معاہدہ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس نے رقم جو ادا کرنی تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یہ 1 ماہ کے اندر رقم ادا نہ کر سکا تو اس کا جو بیانہ ہے وہ ضبط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ رقم تو ادا نہیں کر سکا تھا، تو اس کے بعد تو اس کا زمانہ جو بیانہ ہے وہ ضبط ہونا تھا، تو یہ جب ٹائم پہ اس نے ادا نہیں کیا تو پھر اس کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو یہ نیچے والی تینوں عدالتوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور اس کا کیس سپریم کورٹ نے اتنا عرصہ لڑنے کے بعد بھی ڈسمس کر دیا، اور اس کو کہا، اس کا بیانہ جو ضبط کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس کا بیانہ ضبط کرنے کے بعد جو اگلا انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو کیس کا خرچہ بھی ادا کیا جائے، پوسٹ بھی اس پہ ڈال دی۔ اس کے بعد جو ہے اب وہ اتنا عرصہ کیس لڑا، وہ بھی اس کا ضائع گیا۔ تو جو رقم اس نے جمع کروائی تھی اپنی بقایا رقم، وہ بھی کورٹ کے کہنے کے بعد، ڈگری ہونے کے بعد 2010 میں اس نے عدالت کے کہنے پر وہاں پہ جمع کروائی تھی۔ اب وہ والی رقم جو تھی اس کی، وہ بھی کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی رقم واپس لے لو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ لوگ جب پراپرٹی خریدتے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ جب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ نے رقم ادا کرنی تھی تو پھر آپ کو اس وقت ادا کرنی چاہیے تھی، اور اگر ادا نہیں کر سکے تو پھر آپ کو کیس نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں اب 20 سال بعد لوگوں کو کوئی نہیں بتاتا۔ یہ سپریم کورٹ کا نیچے فیصلہ لفظ بلفظ لکھا ہوا ہے، جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور مزید اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔